हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक फ्लो। मेरा नाम है हर्ष और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्रीनर डॉट इन का यूज़ करके हम कैसे अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं जो कि एक अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं इस टाइम पे। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये वीडियो मैं 5 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी यूएस ईरान के बीच में जो टेंशन्स चल रही हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एंड इसके चलते एक वर्ल्ड में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से मार्केट एक काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग फेज़ में आ रखा है, जहाँ पे आपको अच्छे ब्लू चिप क्वालिटी के स्टॉक्स भी एक अच्छी वैल्यूएशन पे मिलते हुए दिख रहे होंगे। अब जब वॉर का टाइम होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन होती है कि ये कब रुकेगा, मार्केट्स कब रिकवर करेंगी। बट जितना भी आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो जो सॉलिड बिजनेसेस होते हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, जिनकी बैकिंग अच्छी होती है, वो जब भी टफ सिचुएशन से बाहर आते हैं वो रैली देते हैं। एंड आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए। डोंट बी टू पिकी, गो विद ट्रस्टेड नेम्स आई वुड से, जो कि एक अच्छी वैल्यूएशन पे इस टाइम पे अवेलेबल हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि पता कैसे करें कि कौन से स्टॉक्स अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। तो जब आप स्क्रीनर डॉट इन पर जाओगे आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन्स का। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी स्टॉक स्क्रीन्स ऑलरेडी बना के रखी है स्क्रीनर ने, जो कि अलग अलग थीम्स पे बेस्ड है। जैसे कि अगर मैं FII बाइंग स्क्रीन पे जाऊँगा तो यहाँ पर आपको 62 स्टॉक्स दिखेंगे, जिसमें जो आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो हर क्वार्टर स्टेक अपना इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेट्स से मैं बैंक ऑफ इंडिया में अगर जाता हूँ एंड मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि फ्रॉम जून 2025 ऑनवर्ड्स FIIs ने अपना स्टेक 3.53 से 4.24 देन 5.82 ये कंसिस्टेंटली 2 क्वार्टर से बढ़ाया है। सो ये स्क्रीन्स ऐसे स्टॉक्स को पिक करती है जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा क्वार्टरली बढ़ रहा है। सो दिस शोज़ कि हाँ, बड़े FIIs जो हैं अपना पैसा यहाँ पर डाल रहे हैं। देन देर आर सम पॉपुलर थीम्स, जैसे कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो है जो सौरभ मुखर्जी की बुक पे बेस्ड है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप अपना पैसे को एक कैन में डाल के दफना दोगे एंड उसको 20 साल बाद भी निकालोगे तो उसकी वैल्यू वही रहेगी। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स जिनको आप लेके अगले 20-25 साल के लिए भूल सकते हो। सो वो कुछ स्टॉक्स आपके इस स्क्रीन में आ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपसे RSI ओवरसोल्ड स्टॉक्स वाला स्क्रीन। सो इसमें डेप्थ में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स समझाना चाहूँगा। उनमें से पहला टर्म आपके लिए यही है कि RSI क्या होता है, व्हाट इज़ RSI। सो एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो ये एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है जिससे हम किसी स्टॉक की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है, कि जो स्टॉक में प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, किस इंटरवल में हो रहे हैं, उसके बेसिस पे वो स्टॉक बुलिश सिनेरियो में है या बेयरिश सिनेरियो में है, वो हम डिटरमाइन करते हैं। सो RSI को देखने के लिए आपको बस ये 2 टर्म्स का ध्यान रखना है, 2 वैल्यूज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका RSI अबव 70 है, दैट मीन्स कि आपका स्टॉक ओवरबॉट है, कि काफ़ी ज़्यादा टाइम से उसमें बस बाइंग ही हो रही है। जैसे कि आपको याद होगा बैक इन 2022 जब अडानी के स्टॉक्स में वन साइडेड रैली आई थी 21-22 में, तो वो सारे RSI अबव 100 ट्रेड करते थे उस टाइम पे। सिमिलरली अगर आपका RSI बिलो 30 होता है, दैट शोज़ कि वो स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, विच अगर फंडामेंटली उस स्टॉक में कोई परेशानी नहीं है तो एक अच्छा टाइम होता है टू गेट इनटू दैट स्टॉक। तो आज हम RSI ओवरसोल्ड स्टॉक्स वाली थीम डिस्कस करेंगे। इसमें अंदर जाने से पहले मैं आपसे 2 टर्म्स और डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 49 स्टॉक्स हैं जिनका RSI बिलो 30 है, 29.94, 29.76। ठीक है, अब ये सारे 49 स्टॉक्स तो आप ब्लाइंडली बाय नहीं कर सकते हो। देयर आर सम मेट्रिक्स जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। कुछ मेट्रिक्स ऐसे होते हैं जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से या फिर
इंडस्ट्री, कुछ सिक्लिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उनमें वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट ये 2 मेट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ऐसे मेट्रिक्स हैं जो कि अगर आप कोई स्टॉक अगले 10 साल के विजन से लेना चाह रहे हो तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने चाहिए। तो इनमें से पहला मेट्रिक है आपका ROE, विच इज़ योर रिटर्न ऑन इक्विटी। अब अगर मैं एक आसान भाषा में आपको ये बताऊं तो लेट्स से आपने शार्क टैंक देखा होगा। इक्विटी टर्म आप लोगों ने सुना होगा कि लेट्स से अगर मेरे पास कोई आइडिया है, मैं पिछले दिनों stockflow.com पे काम कर रहा था, दैट वाज एन आइडिया दैट केम एंड फिर आई डिसाइडेड कि चलो उसको बनाते हैं। अभी वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, तो हाउ विल आई वैल्यू दैट प्लेटफॉर्म? तो दैट इज़ व्हाट कि मैं उसकी कितने रीच है वो दिखाऊंगा कि लेट्स से 5000 पीपल आर रजिस्टर्ड, प्रोस्पेक्टिव बायर्स कितने होंगे कि उन 5000 में से लेट्स से 500 यूजर्स ऐसे होंगे जो कि आगे चल के पे करेंगे। सो ऐसे मैं अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बैठाऊंगा, ठीक है। अब वैल्यूएशन बैठा ली मैंने, फिर मेरे को उस वैल्यूएशन पे पैसे रेज़ करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्वेस्टर्स के पास जाऊँगा और मैं उनको कहूँगा कि आप मेरी कंपनी का 10% इक्विटी ले लो और उसके बदले में मेरे को 5 करोड़ रुपए दे दो। तो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन मोटा मोटा 50 करोड़ बैठती है, ठीक है। अब वो 5 करोड़ पैसा जो मैं उनसे ले रहा हूँ, 5 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी में उनसे ले रहा हूँ, मैं उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। उस 5 करोड़ लेके मैं क्या प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। तो उसका जो रेशियो होता है, योर नेट इनकम डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करा है एंड उस पैसे को यूज़ करके वो कंपनी कितना नेट रेवेन्यू, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है इन रिटर्न। सो दैट मेट्रिक इज़ नोन एज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब जो भी एसेट लाइट कंपनीज होती हैं, लेट्स से आप TCS की अगर आप बात करो, तो TCS का अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर हम TCS का ROE देखेंगे तो आप देख सकते हो 52.4% है, विच इज़ ह्यूज। अगर आप किसी भी और, लेट्स से मैं NTPC का देखूँ जो कि एक थर्मल पावर प्लांट वाली कंपनी है, उसका ROE 12% है। वहीं पे TCS का अगर देखूँगा तो 52.4% है, ठीक है। अब अगर आप TCS का प्रॉफिट देखोगे तो ये साल का 47,000 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। और NTPC भी साल का 24,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि NTPC इज़ वे टू बिहाइंड, बट ROE के टर्म्स में NTPC और TCS में बहुत डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि TCS इज़ अ वेरी एसेट लाइट कंपनी, IT सर्विसेज कंपनी है। आपको क्या चाहिए? एक ऑफिस स्पेस चाहिए, कुछ कंप्यूटर्स चाहिए, इंफ्रा चाहिए, दैट्स इट। बट उसके ऊपर पे वो कितना रेवेन्यू कमा पा रही है, कितना प्रॉफिट कमा पा रही है, अगर आप TCS को देखो तो 2,60,000 करोड़ के रेवेन्यू पे ये ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। सिमिलरली NTPC ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ पर 24,000 ही कर पा रही है। सो दैट शोज़ कि TCS एक बहुत ही एसेट लाइट कंपनी है, एंड तभी जो पैसा इसने अपने शेयर होल्डर से उठाया है उस पर वो एक हाई रिटर्न जनरेट कर पा रही है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है उसको एनालाइज करने के लिए। जैसे कि आप देखते हो कि अगर 15% के ऊपर ROE है, दैट शोज़ कि कंपनी इज़ यूटिलाइजिंग इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी रियली वेल। सिमिलरली एक और मेट्रिक होता है विच इज़ योर ROC। ROE एंड ROC में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आज मैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करना चाहूँगा। ROE में बात होती है शेयर होल्डर्स इक्विटी की, कि शेयर होल्डर्स ने कंपनी में कितना पैसा डाला है। ROCE में बात होती है कि कंपनी ने कितना जो पैसा है उसको एम्प्लॉय कर रखा है। लेट्स से मेरे पास 100 करोड़ रुपए थे, उसमें से मैंने 80 करोड़ की मशीनरी लगा रखी है, अपने प्लांट लगा रखे हैं, ठीक है। लेट्स से मेरा वाटर डिस्टिलेशन का प्लांट है, तो मैंने उसमें टैंक्स लगाए हैं एंड पूरी फैक्ट्री सेटअप करी है। तो मेरा कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है एंड उसके ऊपर पे मैं कितना एबिटा जनरेट कर पा रहा हूँ। यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम टैक्स वगैरह इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात कर रहे हैं।
कि मेरा टोटल कितना कैपिटल एम्प्लॉयड था एंड उस पर मैं कितना एबिट जनरेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ अ थिंग। अब वो कहीं से भी आ सकता है, वो शेयर होल्डर्स ने पैसा डाला हो या मैंने डेट रेस करा हो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ होती हैं, जैसे अडानी ग्रुप हो गया या फिर L&T हो गई, ये सब बॉन्ड्स के थ्रू भी पैसा रेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी NHAI के काफ़ी सारे बॉन्ड्स आते हैं जो 30-30 साल के होते हैं। वो बॉन्ड से पैसा ले करके रोड कंस्ट्रक्शन एंड ये सब करते हैं। तो वो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि उन्होंने बॉन्ड से कितना पैसा उठाया, शेयर होल्डर से कितना पैसा उठाया, सब मिला करके उन्होंने कितना एबिट जनरेट करा ऑन दैट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सिंपल फंडा है। तो अगर आप कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ देखोगे जहाँ पर अगर लेट्स से किसी सीमेंट कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करना है तो उसके लिए उनको सीमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड सीमेंट प्रोडक्शन के लिए उनको एक फैक्ट्री, एक प्लांट सेटअप करना पड़ेगा जिसके लिए कैपिटल ज़रूरी होगा। तो वहाँ पर पहले आप इन्वेस्ट करोगे, देन आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। इन IT सर्विसेज आप एक इंजीनियर एक लैपटॉप से भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो वहाँ पर ये सिनेरियोस बदल जाते हैं। सो इन्वेस्टिंग की दुनिया में हम कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी का ओवर द लास्ट 3-5 ईयर्स ROE एंड ROCE अबव 15 है तो कंपनी इज़ इन अ वेरी गुड स्टेट कि वो अपनी शेयर होल्डर्स की इक्विटी एज वेल एज जो वो कैपिटल एम्प्लॉय कर रही है उस पर वो प्रॉफिट उतना जनरेट कर पा रही है, ठीक है। तो अब हम इस स्क्रीन में अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम अपनी क्वेरी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बस 2 मेट्रिक ले रखे हैं कि RSI बिलो 30 एंड मार्केट कैप अबव 500 करोड़ से। अगर मैं थोड़ा सा और सेफ खेलना चाहूँगा तो मैं कहूँगा यार 5000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप ले लेते हैं एंड 2 मेट्रिक में और ले लूँगा। एक हो जाएगा आपका ROE। अब एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप ले सकते हो या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर मैं 5 ईयर्स का ले लूँ कि भाई 5 ईयर्स में 15% के ऊपर, वैसा ना हो कि हाल फिलहाल में ऊपर आया हो। इसी तरह ROCE अगर मैं निकाल लूँ पिछले 5 साल का कि भाई वो भी अबव 15 होना चाहिए, ठीक है। एंड एक और मेट्रिक जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, कि कहीं कंपनी ज़्यादा डेट तो नहीं ले रही है अपने ऑपरेशंस के लिए। तो विच इज़ आई थिंक अगर बिलो 1 होता है तो इट इज़ ओके कि जितना उस पर कैश रखा है उसके प्रोपोर्शन में ही वो डेट उठा रही है। सो यू कैन कंसिडर इट बिलो 1 कि डिसेंट है। और एक और चीज़ अगर मैं देखना चाहूँ कि जो प्रमोटर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनका उस बिज़नेस में कितना स्किन इन द गेम है, वो चीज़ अगर मैं मेजर करना चाहता हूँ तो वो मैं प्रमोटर होल्डिंग के थ्रू कर सकता हूँ कि प्रमोटर्स जो कि कंपनी को चला रहे हैं क्या उनका इनफ स्टेक है इन दैट कंपनी कि कल को वो कंपनी अच्छा करे तो उनका प्रॉफिट हो, ख़राब करे तो उनका नुकसान हो। तो इनफ स्किन इन द गेम होना चाहिए, विच आई थिंक अगर अबव 35% भी है तो आई एम ओके कि हाँ 35 के ऊपर अगर है सो इट्स फाइन, ठीक है। तो ये 5-6 मेट्रिक्स हम लिखेंगे एंड हम इस क्वेरी को रन करेंगे। तो आप देख सकते हो जो 49 कंपनीज़ थी वो छट के मेरे पास यहाँ 12 कंपनीज़ आ गई। ये 12 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनका ROCE ROE अबव 15 है, विच इज़ वेरी गुड एंड नॉट जस्ट लास्ट ईयर का, लास्ट 3-5 ईयर्स का। RSI बिलो 30 है यानी कि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, काफ़ी बिकवाली इनमें ऑलरेडी हो चुकी है। प्रमोटर्स का स्किन इन द गेम है, 35% के ऊपर का स्टेक है एंड डेट मैनेजेबल है, डेट टू इक्विटी इज़ अंडर कंट्रोल। अब इसमें आपको काफ़ी बड़े नाम भी दिखेंगे, LG, Hyundai, ब्लू स्टार, हैवेल्स, ICICI लोम्बार्ड, कुछ सरकारी कंपनीज़ हैं लाइक BPCL। तो इनमें से आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पसंद है या कोई पर्टिकुलर स्टॉक पसंद है, आपका मनपसंद स्टॉक अगर इसमें लाई करता है तो आप धीमे धीमे इनमें पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप Hyundai का चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री पे ही जा रहा है, एक बेयरिश इंडिकेटर है कि इसने अपना 50 DMA 200 DMA सब तोड़ रखा है। सो एक अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बिज़नेस का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। अब जब भी मैं बिज़नेस की बात करता हूँ तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि
जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है, क्या वो सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल अगले 5-10 साल के लिए सेफ़ है? लाइक Hyundai इज़ ऑपरेटिंग इन ऑटोमोबाइल्स। अगर आपको लगता है कि हाँ 5 साल या 10 साल में ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बढ़ेगी, या एक सनराइज सेक्टर है, तो आप इसमें देख सकते हो। दूसरी चीज़ होती है मैनेजमेंट की क्वालिटी, कि कंपनी कैसे मैनेज्ड है, फैमिली बिजनेस है या फिर प्रोफेशनली रन कंपनी है। एंड तीसरा होता है फाइनेंशियल्स, की कंपनी की फाइनेंशियल हालत क्या है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फाइनेंशियल्स को देखा है कि हाँ फाइनेंशियल मेट्रिक्स अगर आप देखो, ROC ROE काफ़ी अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, प्रमोटर होल्डिंग 82.5% है। तो फाइनेंशियल्स वाइज दिस कंपनी इज़ लुकिंग गुड। बट क्या वो सेक्टर उतना अच्छा है, या फिर ये कंपनी पर्टिकुलरली अपने कंपेटिटर से कितना अच्छा या बुरा कर रही है, ये चीज़ हम अगले वीडियो में अगले स्टेप पे देखेंगे, जब मैं डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखूँगा। यहाँ पर मैंने आपको बस एक RSI ओवरसोल्ड वाली स्क्रीन समझाई, जहाँ पर आपको पता चल सकता है कि हाँ ये स्टॉक एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है इस टाइम पे। अब क्या मेरे को ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन योर फंडामेंटल थीसिस, या फिर जो आपकी विजन है रिलेटेड टू द इंडियन स्टॉक मार्केट और अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो वो डिसीजन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो अगले वीडियो में मैं और भी स्क्रीन्स कवर करूँगा। आज ये पहला वीडियो RSI पे था, बट देर आर मैनी अदर स्क्रीन्स जो कि काफ़ी यूज़फुल होती हैं, एंड सेक्टर स्पेसिफिक भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कुछ भी अच्छा या बुरा लगा इसके बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।